बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जिसे हम कहते हैं रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कंडक्शन को और कन्वेक्शन को। ठीक है, तो आज हम डिटेल से बात करेंगे रेडिएशंस के ऊपर। ठीक है मेरे बच्चों, और ये टॉपिक भी हमारा लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। यहाँ से शार्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज ही आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। बच्चों, मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। ठीक है बेटा, ओके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, क्या है ये जी थर्मल रेडिएशन। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया ये हमारे पास एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। हीट को ट्रांसफर करने का एक तरीका है। ये हीट को ट्रांसफर करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम वेव्स का इस्तेमाल करते हुए हीट को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा वेव के बारे में बता देता हूँ। बच्चों, अगर मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊं ना तो मैं यूं कहूंगा कि देखो, आपके सामने एक तालाब है, उसमें पानी है, आपने एक पत्थर को फेंका। ठीक है, अब उसके अंदर गोल गोल लहरें बनेगी और बाहर को ऐसे मूव करती हुई जाएंगी। ये जो लहरें हैं ना बेटा, इसी को हम वेव कहते हैं। और एग्जांपल लेनी है, एक रस्सी ले लो, उसका एक एंड दरवाजे के साथ बांध दो, उसका जो हैंडल होता है, दूसरा एंड अपने पास रखो। अब इस एंड को ना ऐसे अप एंड डाउन करो, ऐसे आपको नजर आएगा रस्सी इस तरह से मूव करती जाएगी, ऐसे इसमें लहरें नजर आएंगी आपको, यही वेव है। ठीक है, अब बात ध्यान से सुनना, असल बात के ऊपर आने लगूं। मेरे बच्चों, इन दोनों केसेस के अंदर ना वेव्स को बनाने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए ना एक जरिया चाहिए जिसको इंग्लिश में मीडियम कहते हैं। वो क्या है? इस तरफ आपका पानी एक जरिया था, पानी है तो वेव बनेगी, पानी नहीं तो वेव नहीं बनेगी। इसी तरह से इधर जो आपका जरिया है वो रस्सी है, रस्सी है तो वेव्स बनेगी, अगर रस्सी नहीं है तो वेव्स नहीं बनेगी। ऐसा ही है। अब बच्चों, हमारे पास वेव्स की एक ऐसी भी टाइप होती है जिसको किसी मीडियम की, किसी जरिए की जरूरत नहीं होती। वो विदाउट मीडियम ही जो है वो आगे प्रोपोगेट करती है, आगे मूव करती है। मेरे बच्चों, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और ये जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है ना बेटा, जिसको हम बोल रहे हैं थर्मल रेडिएशन, ये थर्मल रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हुए हीट को ट्रांसफर करता है। यानी ऐसी वेव्स का इस्तेमाल करता है जिसको मूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूं मेरे बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ना एक बहुत वाइड रेंज होती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती है। बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उससे बड़ी भी मिलेगी, उससे बड़ी मिलेगी, उससे बड़ी मिलेगी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज भी आपको मिलती हैं। अब इनकी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ही ना इनको छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, किसी को हम कहते हैं ये इंफ्रारेड है, किसी को कहते हैं ये विजिबल रीजन है, किसी को कहते हैं ये अल्ट्रावायलेट है। ठीक है, किसी को कहते हैं ये माइक्रोवेव्स हैं, किसी को कहते हैं ये रेडियो वेव्स हैं, किसी को कहते हैं जी गैमा रेज हैं। इस तरह आपके पास बड़ी एक वाइड रेंज है। सही है। अब इनमें से ना ये जो एक है ना हमारे पास इंफ्रारेड, ये वो खास है जो कि हीट को ट्रांसफर कर रही होती है। अगर हम रियल लाइफ की बात करें, जो हमारे पास रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो जितनी भी ये वेव्स हैं ये सारी की सारी अहलियत रखती हैं हीट को ट्रांसफर करने की। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द की चीजों का और इर्द गिर्द के अंदर चीजें जो मौजूद है उनके टेम्परेचर के मुताबिक बात करें तो जो सबसे मेन है वो है आपके पास इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है वो मेनली हीट को ट्रांसफर कर रही होती है। समझ गए? अपने इर्द गिर्द की चीजों और उनके टेम्परेचर के लिहाज से बात कर रहा हूं। वैसे और भी बहुत सारी हैं जो कि हीट को ट्रांसफर करती हैं, लेकिन जो सबसे अहम किरदार होता है हमारा रियल लाइफ के अंदर वो हमारा आ जाता है इंफ्रारेड का। ठीक है बेटा, अब समराइज करते हैं। आपको मैंने ये बताया कि ये जो थर्मल रेडिएशन है ये एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, यानी हीट को ट्रांसफर करने का ऐसा तरीका है जिसमें हम वेव्स के जरिए हीट को ट्रांसफर करते हैं। वेव्स कौन सी वाली? जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ गए बेटा? अब आपने इसे डिफाइन करना है। देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लगाइए जी इसकी डेफिनेशन का। रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हीट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सूरत में आगे भेजते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखा है इंफ्रारेड रेडिएशन, क्योंकि मैंने आपको बताया मेनली रेडिएशन जो है वो हमारी जो रियल लाइफ के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं या जिस टेम्परेचर पर वो पड़े होते हैं उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू ही हीट को ट्रांसफर किया जा रहा होता है। ये हमें दिखती नहीं है, ठीक है, और हीट की सूरत में हमें ये फील होती है, ठीक है मेरे बेटा। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब आ जाइए जी इसकी कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर, ठीक है। तो एग्जाम्पल बड़ी आसान सी मैंने यहाँ पर मेंशन किया। नंबर 1 एग्जाम्पल पे आ जाओ बेटा। देखो सन से जो लाइट है वो आ रही होती है अर्थ के ऊपर, हीट भी आ रही है। अब देखो सन कितना दूर है और अर्थ उससे कितने ज्यादा फासले के ऊपर है। क्या उसके दरम्यान में आपने कोई पाइपलाइन बिछाई हुई है जहां से हीट आ रही है? कोई कनेक्शन दिया हुआ है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि उसके दरम्यान तो वैक्यूम मौजूद है, कुछ भी नहीं है वहां पर। लेकिन फिर भी जो वहां से हीट है वो ट्रैवल करके जमीन के ऊपर आ रही है। और वो कैसे आ रही है? वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसी रेडिएशन है जो कि वैक्यूम से भी पास कर जाती है, जहां कुछ भी नहीं वहां से भी गुजर जाएगी, ठीक है बेटा। तो सन से जो रेडिएशन आ रही है अर्थ के ऊपर वो इसी तरह से, या जो हीट पहुंच रही है अर्थ के ऊपर वो इसी रेडिएशन वाले मेथड के थ्रू ही पहुंच रही होती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी मैंने एग्जांपल दी है जी, कहीं पे आग लगी हुई है, सर्दियां हैं, आग लगी हुई है, थोड़ा सा दूर होकर भी आप बैठ जाते हैं तो फिर भी आपको हीट उसकी जो है वो महसूस हो रही होती है। ऐसा क्यों होता है? कि वहां से रेडिएशन निकल के आपकी बॉडी की तरफ आ रही होती है, ठीक है, वो भी थर्मल रेडिएशन है। इसके अलावा आपने अक्सर फील किया होगा जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, आप दो सिनेरियो लीजिए। एक तरफ कोई ग्रास है, आप ग्रास के ऊपर चलते जा रहे हैं, सही सख्त किस्म की दोपहर है, और एक तरफ रोड है, रोड के ऊपर चलते जा रहे हैं। तो जब आप रोड के ऊपर चलते जा रहे हैं तो आपको वाज़ेह तौर पे फील होता है कि रोड में से हीट वेव्स निकल रही हैं और आपकी बॉडी जो है वो उसके ऊपर मतलब उसका असर हो रहा है, आपको फील होती है हीट बहुत ज्यादा, जबकि ग्रासी एरिया में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है? रोड ने बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली थी सन से आने वाली, अब वो अपने अंदर से हीट रेडिएशन को निकाल रही है और वो फिर हमें बहुत ज्यादा, जब वो निकलती है हमारी बॉडी तक आती है तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, ठीक है। तो ये तमाम जो चीजें हैं जो रोड से निकल के आ रही हैं एक वेव्स की सूरत में, हीट जो हमें फील हो रही है वो बेसिकली रेडिएशन ही है, ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए इसकी, ठीक है, ये तीनों आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आ जाओ इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, कुछ खसूसियात जी इस मेथड की, वो भी जरा सुन लीजिए। बहुत ही आसान है, मैंने पॉइंट्स बना दिए ताकि आपके लिए याद रखने से बहुत ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है। एक तो ये भाई ऐसा मेथड है हीट को ट्रांसफर करने का जिसमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तो मीडियम चाहिए ही नहीं होता, तो ये तो हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफर होती है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको जो है वो किसी भी सहारे की, किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं है। नंबर 2, हमने बात की थी कंडक्शन की, और हमने कहा था कि ये सॉलिड्स में कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। फिर हमने बात की कन्वेक्शन की, और हमने कहा कि जो लिक्विड्स है ना उसमें जो हीट ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है। लेकिन ये जो रेडिएशन है, ठीक है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेज हो या फिर वैक्यूम हो, सब से पास करती है। कोई जो है वो इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, सब के लिए हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया बेटा, इट कैन अकर इन द सॉलिड्स, द लिक्विड्स, द गैसेज इन द वैक्यूम, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये हमारे पास एक तेज तरीन जरिया है हीट को ट्रांसफर करने का। देखो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रही है ना बेटा, वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो रही है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना उनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो, समझ गए। तो इतनी ज्यादा स्पीड से जब वेव्स ट्रैवल करती हैं तो जाहिर सी बात है फिर हीट भी उतनी ज्यादा तेजी से मूव करती है। दैट्स वाई ये हीट को ट्रांसफर करने का बेटा एक फास्टेस्ट जो है वो तरीका है। और उसके बाद नीचे मैंने इसकी स्पीड भी लिखी है कि 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड होती है, ठीक है। और इसके अलावा इस मेथड से हीट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करके जा सकती है। भाई आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि सन से हीट आ रही है अर्थ के ऊपर, इतना ज्यादा फासला तय करते हुए आ रही है ना। तो ये एक और खसूसियत है इस मेथड की कि इस मेथड से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक आप हीट जो है वो ट्रांसफर करा सकते हो। अब मैं दोबारा से इन पॉइंट्स को समराइज करता हूँ। पहली बात कि इस मेथड में आपको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। दूसरी बात कि ये किसी एक सॉलिड या लिक्विड के लिए स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी लेयर मटेरियल, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वैक्यूम हो, सब पे ये अलाउ है।
इसके अलावा ये तेज तरीन मेथड है, ठीक है। स्पीड इसकी लाइट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है। ये बेटा 4-5 इसकी खसूसियात है, उम्मीद आपको याद भी होगी, ठीक है। और नीचे मैंने एग्जांपल दी है कि हीट जिस तरह से अर्थ से इसके ऊपर आती है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उसका जो क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस ट्रैवल करके आती है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। इसके अलावा उसमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, विदाउट एनी मीडियम जो है वो ट्रैवल करते हुए आ रही होती है, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग पे आइए, वो है बेटा आपके पास इफेक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। किस चीज के ऊपर इफेक्ट? रेडिएशन के ऊपर इफेक्ट। जो बॉडी से रेडिएशन इमिट हो रही हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का। तो मेरे बेटे याद रखो, आपके पास कोई भी बॉडी है वो रेडिएशन को एमिट भी कर रही होती है और एब्जॉर्ब भी कर रही होती है, दोनों काम चल रहे होते हैं, समझ गए? अच्छा, अब आपके पास ना 3 यहाँ पे कैटेगरीज बनती है। ये पॉइंट आपकी बुक में नहीं लिखे हुए लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। पहली बात यह याद रखो कि हर बॉडी रेडिएशन को इमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है, ठीक है। 3 हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं टेम्परेचर के डिफरेंस के हवाले से। उसने बात की ना कि इफेक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो ये इसमें मेंशन करेंगे तो ही आपको समझ आएगा, इसलिए मैंने खुद से ये पॉइंट ऐड किया। इफेक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन। मेरे बच्चों, अगर कोई भी बॉडी है उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में फर्क ही नहीं है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर मौजूद ही नहीं है, बिल्कुल बराबर पे है, तो ऐसी बॉडी जितनी रेडिएशन को इमिट करेगी उतनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगी, ठीक है। जितनी रेडिएशन उसने इमिट की उतनी ही रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब भी की। तो रेट ऑफ एमिशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों बराबर होते हैं इस तरह की बॉडीज के अंदर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं जी ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरा केस जो है वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का ऐसा है कि अगर कोई बॉडी ऐसी है उसका टेम्परेचर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, या फिर आप कह लीजिए रूम टेम्परेचर कह लीजिए, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा है। अब ये एक और डिफरेंस का एग्जांपल आ गया हमारे पास कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई है एज कंपेयर टू द रूम टेम्परेचर या सराउंडिंग टेम्परेचर कह लीजिए। इस केस के अंदर जो बॉडी है वो अपने अंदर से ज्यादा रेडिएशंस को एमिट करेगी और कम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तीसरा केस, एक और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का केस आ गया, वो ये है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर से कम हुआ तो फिर क्या होगा? अगर उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम हुआ तो फिर वो बॉडी ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी और कम रेडिएशन को एमिट करेगी, ठीक है बेटा। ये पॉइंट आपसे कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में या कंसेप्चुअल क्वेश्चन की सूरत में, सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बताया ऑल द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब एज वेल एज एमिट हीट एनर्जी। अब इसमें 3 पॉइंट्स हैं। बिलो रूम टेम्परेचर जो एब्जॉर्प्शन होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, और एमिट कम होती है। रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, कम एमिट होती है। देखिए इस तरफ माउथ ओपन है ना, ये ज्यादा ये कम। और एट द रूम टेम्परेचर एब्जॉर्ब और एमिट सेम, जितनी उसने एब्जॉर्ब किया है उतनी रेडिएशन को वो एमिट भी करेगा। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर सेम होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तीसरा केस जो है वो हमारे पास ये था कि अगर आपकी बॉडी जो है वो अबव द टेम्परेचर ऑफ रूम टेम्परेचर है तो फिर उसमें इस केस के अंदर क्या होगा? एमिशन बॉडी ज्यादा करेगी, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कम करेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया जी अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एमिटेड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब जो रेडिएशन वहां से बॉडी से निकल के आती है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है? उनमें से एक मेन फैक्टर जो है बेटा वो आपके पास है सरफेस का कलर, और दूसरा है टेक्सचर ऑफ द सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब सरफेस कलर और टेक्सचर इसके हवाले से हमने बात करनी है, और यहाँ से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी जो बनेंगे वो मैं आपको साथ बताता रहूंगा। एक क्वेश्चन बेटा यहाँ से ये बनता है कि गर्मियों में क्यों सजेस्ट किया जाता है कि आप लाइट कलर के कपड़े पहनो, और सर्दियों में क्यों सजेस्ट किया जाता है कि आप डार्क कलर के कपड़े पहनो, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इस टॉपिक में से एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वो ये है कि जो आपके घर हैं उसकी जो वॉल है उसको प्लास्टर करके हम स्मूथ बनाते हैं ना, स्मूथ क्यों बनाते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर हम अक्सर आपने देखा होगा लाइट कलर जैसे व्हाइट हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो ऑफ वाइट कलर हो गया या लाइट क्रीम कलर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं वॉल्स के ऊपर, वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डार्क कलर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? ये कुछ क्वेश्चन है जो कि यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो चार्जर्स होते हैं उनको ब्लैक कलर का क्यों बनाया जाता है, सही है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा जो अक्सर आपने देखा होगा अगर आप गाड़ी की धूप में खड़ी करते हैं तो उसकी विंडशील्ड के ऊपर आपने एक ना सिल्वर कलर की शीट सी रख देते हैं ना, शेड, वो शेड सिल्वर कलर का क्यों बनाया जाता है? ये तमाम क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। अब ध्यान से जरा सुनना, इन सब के जवाब मैं आपको इधर ही बताऊंगा। तो मेरे बच्चों सबसे पहले आ जाए जी सरफेस कलर के ऊपर। हमेशा याद रखें
कि जितने भी डार्क कलर्स होते हैं वो रेडिएशन को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और जितने भी लाइट कलर्स होते हैं वो रेडिएशन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करते। अगर आप इसका खुद से टेस्ट करना चाहते हैं, आप एक ब्लैक कपड़े का पीस ले लो, एक व्हाइट ले लो, धूप में चले जाओ सख्त गर्मी के अंदर, दोनों को ऐसे रखो, आपको वाज़े तौर पे फील होगा कि जो आपका ब्लैक कपड़े वाला हाथ है वो जलना शुरू हो जाएगा और व्हाइट वाला जो है वो आपका रिलैक्स रहेगा, ठीक है। तो बेटा याद रखो, डार्क कलर जो हैं वो बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं रेडिएशंस के, स्पेशली अगर ब्लैक है तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और जो लाइट कलर्स होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करते। और दूसरी बात, जो बॉडी अच्छे से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है वही बॉडी अच्छे से रेडिएशन को एमिट भी करती है, बात भूलना नहीं है, बात याद रखनी है। जो बॉडी अच्छी एब्जॉर्बर होगी वो अच्छी एमिटर भी होगी, जो बैड एब्जॉर्बर होगी वो बैड एमिटर भी होगी, ठीक है। इसी तरह से जो व्हाइट कलर है वो इतना अच्छा एब्जॉर्बर नहीं होता, ठीक है, वो इतना अच्छा एमिटर भी नहीं होता, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर मैंने एक बात मेंशन की है, द डार्क कलर सर्फेसेस आर बेस्ट एमिटर एंड एब्जॉर्बर where the light color surfaces are poor emitter and absorber। जो लाइट कलर होते हैं अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करते, डार्क कलर बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। अब आपका क्वेश्चन जो आ गया कि सर्दियों में क्यों कहा जाता है भाई आप लाइट कलर के कपड़े, डार्क कलर के कपड़े पहनो, सर्दियों में हमें हीट चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, हम डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन जो है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करे, हीट वाली जो रेडिएशन है, और हमारी बॉडी को थोड़ी गर्मी मिले और हम उसको जो है वो अपने बॉडी को कंफर्ट में लेके आए, जो हमें सर्दी लग रही है वो खत्म करें। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, हमें गर्मी लग रही होती है, हमें कोशिश करना है कि जो हीट रेडिएशन है इनसे बचें, इनसे अपने आप को महफूज रखें। तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं जो कम से कम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, जैसे व्हाइट कलर हो गया, ठंडा कलर है ये। तो ये बेटे मकसद ये होता है कि गर्मियों में लाइट कलर कपड़े पहनने का ताकि कम से कम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें, और सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनने का ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके और बॉडी को हीट मिल सके। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया, देखिए, दैट इज व्हाई द लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर रिकमेंडेड इन द समर एंड डार्क कलर आर इन द विंटर। यही वजह है क्या कि डार्क कलर अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट कलर अच्छे एब्जॉर्बर नहीं होते। और आपको पता है कि सर्दियों में हमें हीट एब्जॉर्ब करनी होती है, गर्मी में उससे बचना होता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है वो लैपटॉप के चार्जर वगैरह क्यों डार्क कलर के बनाए जाते हैं। मैंने बताया कि डार्क कलर जो है, ये ब्लैक कलर है, वो बड़ा अच्छा एब्जॉर्बर होता है, और जो बॉडी अच्छी एब्जॉर्बर होती है ना बेटा, वो अच्छी एमिटर भी होती है, वो अच्छे तरीके से रेडिएशन को एमिट भी करती है। अब चार्जर आपने लगाया, उसको गर्म हो जाता है चार्जर, अक्सर आपने फील किया होगा, लैपटॉप का चार्जर लगाते हो, ठीक है, मोबाइल का चार्जर लगाते हो, गर्म हो जाता है। तो फिर अगर वो ब्लैक होगा, ब्लैक कलर का, तो वो अच्छे से रेडिएशन को एमिट करेगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा, सही है। यही एक वजह है, चार्जर ऑफ द लैपटॉप्स आर मेड ब्लैक टू एमिट मोर हीट एंड बिकम कूल, ताकि आसानी से वो हीट को एमिट करें, अच्छे एमिटर हों और ठंडे हो जाए। उसके अलावा फिर हमारे पास जो वो विंडशील्ड है, उसके ऊपर सॉरी विंड स्क्रीन के ऊपर जो वो हम शेड डालते हैं, सिल्वर कलर का डालते हैं। मेरे बच्चों, सिल्वर कलर जो है ना वो आपके पास एक ऐसा शानी सरफेस रखता है जो कि बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी होती है उसमें कि वो हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, बहुत बुरा एब्जॉर्बर होता है और बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, और जो भी वेव्स आ रही हैं, रेडिएशन आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक करके वापस भेज जाए। अब जब रेडिएशन को, हीट को वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो जाहिर सी बात आपकी गाड़ी फिर जो है वो गर्म नहीं होगी, उसमें ज़्यादा हीट नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपने जो स्क्रीन लगाई है वो सिल्वर कलर की है, वो अच्छी एब्जॉर्बर नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरी एब्जॉर्बर है, और ज़्यादा वो अच्छी रिफ्लेक्टर है, वो हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, आपकी गाड़ी ठंडी रहती है। Car windscreen shades are made from the silver colored surfaces because it is bad absorber and good reflector of heat। अच्छा एब्जॉर्बर नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्टर बहुत अच्छा, जो आए उसको वापस वो पटाखा, चलो भी वापस 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 ऐसे। उसके बाद फिर आ जाओ बेटा, टेक्सचर ऑफ द सरफेस। टेक्सचर ऑफ द सरफेस ये बताता है कि कोई भी सरफेस कितनी स्मूथ है या कितनी रफ है, ये उसका टेक्सचर होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, इट इज द डिग्री ऑफ रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। तो कोई भी सरफेस कितनी स्मूथ है या कितनी वो रफ है, ये उसका टेक्सचर होता है, ठीक है। अब मुख्तलिफ मैंने यहाँ पे आपकी बुक से देख के लिखी है जी, रफ होती है, बम्पी होती है, स्लिक होती है, स्क्रैची होती है, स्मूथ होती है, सिल्की होती है, सॉफ्ट होती है, बहुत सारी होती है, ठीक है। लेकिन याद रखो कि जो सरफेस थोड़ी रफ होती है ना, शाइनी नहीं होती, वो अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करती है, और जो थोड़ी चमकने वाली होती है ना, शाइनी, वो रिफ्लेक्ट करती है,
ठीक है, तो यहां पर मैंने मेंशन किया है रफ, डल एंड डार्क, क्योंकि डार्क होगा अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, रफ होगा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, डल, डल का मतलब है शाइनी ना हो, एक होता है ना जैसे चमकने वाला कलर होता है उसके ऊपर ऐसे चमकारा बन रहा होता है, एक होता है बस वो डल सा कलर होता है, ठीक है। तो डल हो, रफ हो और डार्क हो तो वो बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर होगा, ठीक है। सो रफ, डल एंड डार्क सरफेसेस आर गुड एब्जॉर्बर एंड एमिटर। अब जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छा एमिटर भी होगा, अच्छे से एमिट भी करेगा। इसके अलावा जो स्मूथ और शाइनी सरफेसेस होती हैं, बिल्कुल मुलायम सरफेस है और शाइनी सरफेस, चमकदार सरफेस है, वहां से जो है वो रेडिएशन पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी एब्जॉर्बर नहीं होती बल्कि एमिटर रिफ्लेक्टर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है जी स्मूथ, शाइनी एंड लाइट सरफेसेस आर बैड एमिटर एंड एब्जॉर्बर, अच्छी एमिटर या एब्जॉर्बर वो नहीं होती। दैट्स व्हाई द वॉल ऑफ, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि हाउस की जो वॉल है वो क्यों प्लेन रखी जाती है, वो बिल्कुल स्मूथ रखी जाती है और उनको लाइट कलर किया जाता है, स्पेशली व्हाइट कलर किया जाता है या ऑफ व्हाइट कलर किया जाता है। तो उसकी रीजन ये है कि अगर वो रफ होगी तो भी हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, इसलिए उसको बिल्कुल आप जो है वो स्मूथ रखते हैं। दूसरी बात, उसका कलर अगर लाइट रखेंगे तो फिर भी वो अच्छे तरीके से रोशनी को जो हीट एनर्जी है उसको अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो फिर बताया जी यहाँ पे दैट्स व्हाई द वॉल ऑफ द हाउस आर मेड स्मूथ एंड पेंटेड वाइट सो दैट दे अब्जॉर्ब लेस हीट एंड रिफ्लेक्ट मोर, कम से कम हीट को वो अब्जॉर्ब कर सके, ज्यादा से ज्यादा हीट को बोले जाओ वापस यानी रिफ्लेक्ट बैक करें उसको, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई अंडरस्टूड सी बात है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट रेडिएट करके जाएगी, अगर सरफेस एरिया ही कम होगा तो हीट कम रेडिएट करेगी। इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा समझने वाली चीज है नहीं, मैं बस इसको रीड आउट कर देता हूँ। एट द सेम टेम्परेचर अ बॉडी विद द बिग सरफेस एरिया एमिट्स मोर रेडिएशन देन अ बॉडी विद स्मॉल सरफेस एरिया। वो कहता है अगर दो बॉडीज अगर सेम टेम्परेचर पर है ना, एक का सरफेस एरिया ज्यादा है दूसरे का सरफेस एरिया कम है, आप दोनों का कंपैरिजन करके देख लेना, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा था वो ज्यादा रेडिएशन को इमिट करेगी, जिसका सरफेस एरिया कम था वो कम रेडिएशन को इमिट करेगी, ठीक है बेटा। ओके, दैट्स व्हाई द हीट रेडिएटर इन अ कार एंड द हाउस हैव द लार्ज सरफेस एरिया व्हिच हेल्प देम टू रेडिएट क्विकली। इसलिए रेडिएटर का एरिया ज्यादा रखा जाता है ताकि आसानी से हीट रेडिएशन एमिट हो और गाड़ी जो है वो हमारी कूल हो सके, घर भी कूल हो जाए। इंफ्रारेड हीट that emits the infrared waves, ये हीटर है, आई थिंक हीट लिख दिया मैंने। इंफ्रारेड हीटर that emits the infrared waves have the large plate area so that it could radiate more heat। अब अक्सर जो है जगहों पे हीटर भी लगे होते हैं, ठीक है, उनका भी जो सरफेस एरिया वो बहुत ज्यादा बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ से वो हीट को रेडिएट करके एनवायरमेंट में भेज सके और जो ठंडक है ना उसको थोड़ा कम कर सके, ठंडक में कमी ला सके। अब आ जाए जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रेडिएशन। प्यारे बच्चों, रेट ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है कि वक्त के लिहाज से बॉडी में से कितनी रेडिएशन निकल के आ रही हैं। अब कह लीजिए रेडिएशन जो बॉडी में से निकल रही है 1 सेकंड में, ठीक है, वो हमारा रेट ऑफ रेडिएशन है, सही है। तो रेट ऑफ रेडिएशन के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर होता है वो हमने डिस्कस करना है। तो प्यारे बच्चों, रेट ऑफ रेडिएशन का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो उसमें से जो रेट ऑफ रेडिएशन है यानी पर सेकंड जो रेडिएशन निकल कर आएंगी वो भी ज्यादा होगी। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ तो उसमें से जो रेडिएशन निकल रही हैं 1 सेकंड में वो भी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है रेट ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दो चीजों के दरमियान ऐसा ताल्लुक कि जिसमें अगर एक चीज को बढ़ाया जाए तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, एक चीज को कम किया जाए तो दूसरी भी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका जो रेट ऑफ रेडिएशन है वो भी ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ रेडिएशन भी कम होगा, ठीक है। अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर रेडिएट मोर देन अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। अगर दो बॉडी का कंपैरिजन करो ना, एक बॉडी हाई टेम्परेचर पर है एक बॉडी लो टेम्परेचर पर है, तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी जो है वो 1 सेकंड में ज्यादा रेडिएशन इमिट करती है और जो लो टेम्परेचर वाली बॉडी है वो 1 सेकंड में कम रेडिएशन इमिट करती है। अब उसकी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एक तरफ हमारे पास सन है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लार्ज सरफेस एरिया भी उसका होता है, तो वो बहुत ज्यादा रेडिएशन को इमिट करता है, इट रेडिएट मोर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो चूल्हा है जो किचन में होता है कुकिंग के वाला,
ठीक है, उसका जो हीट टेम्परेचर होता है वो कम होता है, उसका सरफेस एरिया भी कम होता है, जिसकी वजह से उसमें से जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है बेटा, तो ये एक आसान सी एग्जांपल थी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक और बात करनी है जी, चेंज इन टेम्परेचर के हवाले से। ठीक है बेटा, तो याद रखें यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई बॉडी ऐसी है जो ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और कम रेडिएशंस को एमिट करे, ज्यादा एब्जॉर्ब करे कम एमिट करे, ठीक है, तो ऐसी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज इफ इट एब्जॉर्ब मोर देन इट एमिट। जितना वो खारिज कर रही है रेडिएशन को, अगर उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो जाहिर सी बात है फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना ही है ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर कोई बॉडी जो है वो ज्यादा रेडिएशन को एमिट कर रही है और कम एब्जॉर्ब कर रही है, तो ऐसी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता लो होता जाएगा और वो बॉडी ठंडी होती चली जाएगी। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल ड्रॉप, दैट इज इट विल कूल डाउन। ठीक है, ठंडी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट वो है कि अगर एक बॉडी जितना रेडिएशन को एमिट कर रही है उतना ही रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब भी कर रही है, तो वो बॉडी थर्मल क्या कहते हैं उसको, इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिमेन एट द सेम टेम्परेचर इफ इट एब्जॉर्ब एंड एमिट एट द सेम रेट। ठीक है बेटा जी, अब इसकी एक एग्जांपल ली गई, यहाँ पे एक आपके पास हॉट कप ऑफ टी है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, सराउंडिंग का टेम्परेचर लो है, तो अब ये जो हॉट कप ऑफ टी है ये अपने अंदर से रेडिएशन को एमिट करता जाएगा, कम एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा रेडिएशन को वो एमिट करेगा। ठीक है, फिर करते करते ऐसा ऐसा क्या होगा कि सराउंडिंग के और जो कप ऑफ टी के टेम्परेचर में जो है वो फर्क कम होता जाएगा। फिर एक लम्हा ऐसा आएगा कि जितना टेम्परेचर टी का है उतना टेम्परेचर इन्वायरमेंट का भी है, दोनों सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। मेरे बच्चे, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रियम का लफ्ज जब भी आएगा ना, इसका मतलब होता है बैलेंस, बराबरी, इक्वलिटी। ठीक है, अब हॉट कप ऑफ टी था, बहुत हाई टेम्परेचर था, और इधर जो है वो इन्वायरमेंट है वो ठंडा टेम्परेचर है, उसका कम टेम्परेचर है। आहिस्ता आहिस्ता इधर से रेडिएशन निकल रही है, उसमें जा रही है, इसका टेम्परेचर नीचे आ रहा है, इसका टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। करते एक पॉइंट आता है दोनों का टेम्परेचर मैच कर जाता है। जब मैच कर जाएगा तो बोलेंगे अब यहाँ पे बराबरी हो गई है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। ठीक है बच्चों जी, उसके बाद फिर आखिरी पॉइंट आ जाता है बच्चों हमारे पास लेस्ली क्यूब। लेस्ली क्यूब हमारे पास एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम ये एग्जामिन करते हैं कि कोई भी आपके पास जो बॉडी है उसकी सरफेस किस तरह से इफेक्ट करती है उसमें से निकल के आने वाली रेडिएशन पर। ठीक है, मतलब अगर उसकी सरफेस ब्लैक है या उसकी सरफेस सिल्वर है या उसकी सरफेस वाइट है या कोई डार्क कलर की है या लाइट कलर की है, तो उसमें से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो कैसी होंगी। सरफेस अगर रफ है तो रेडिएशन कैसी होंगी, सरफेस अगर शाइनी है तो रेडिएशन कैसी होगी। इन चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए हम एक छोटी सी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं लेस्ली क्यूब। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया लेस्ली क्यूब इज यूज्ड टू demonstrate that how different surface structures affect emission of radiation, यानी कि जो मटेरियल की सरफेस होती है वो किस तरह अफेक्ट करती है रेडिएशन को, या उसका जो कलर होता है वो किस तरह से अफेक्ट करता है रेडिएशंस को। तो बच्चों ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब जरा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाइए। मैंने आपको बताया ये सिंपली मेटल का बना हुआ एक क्यूब होता है। ठीक है, इट इज अ हॉलो मेटेलिक क्यूब, और उसके अंदर हम गर्म पानी, उबलता हुआ पानी उसके अंदर डालते हैं, फिल्ड विद द हॉट वाटर। ठीक है, अच्छा अब उसके क्यूब के ना जो सरफेसेस है ना, 4 सरफेसेस हम मेन लेते हैं यहाँ पे, चारों डिफरेंट रखी रहती हैं। एक को हम जो है वो व्हाइट कलर का रखते हैं, एक को हम ब्लैक रखते हैं, एक को हम डार्क कलर का रखते हैं, एक को हम शाइनी सिल्वर रखते हैं। ठीक है, तो ये 4 सरफेसेस हमने बनाई होती हैं, ब्लैक, व्हाइट, शाइनी सिल्वर एंड डार्क कलर का। ठीक है बेटा, अच्छा उसके अलावा हमारे पास एक इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है जो कि उसमें से निकल के आने वाली जो रेडिएशन है ना उनसे उसका टेम्परेचर या जो निकल के आने वाले रेडिएशन को सिंपली मेजर करेगा। ठीक है बेटा, ये वो हमारे पास थर्मामीटर होता है। अब इसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर आ जाए, होता क्या है, हम एक जो है वो लेस्ली क्यूब ले लेते हैं, उसके अंदर उबलता हुआ पानी जो है वो डाल देते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर है ना वो एक डिजायर्ड टेम्परेचर जितना हम रखना चाहते हैं ना उस टेम्परेचर पर आ जाए। ठीक है, तो मेंशन करेंगे ऐड बॉइलिंग वाटर टू द लेस्ली क्यूब, वेट टू गेट द डिजायरेबल टेम्परेचर। उसके बाद क्या होगा, measure quantity of radiations emitted from each surface at the same distance by using the IR thermometer। अब आपके पास ये क्यूब शेप का लेस्ली क्यूब है। अब इसके राइट पे, लेफ्ट पे, फ्रंट पे, बैक पे, चारों तरफ जो है चारों सरफेसेस हैं, बराबर फासले पर आप ये IR थर्मामीटर को रखें और फिर उसमें से निकल के आने वाली जो रेडिएशन है उसको आप एग्जामिन करें।
और देखें कि किस सरफेस से रेडिएशन ज्यादा इमिट हो रही है या किस सरफेस से रेडिएशन जो है वो कम इमिट हो रही है। ठीक है बेटा। अ सरफेस बेटर एट इमिटिंग रेडिएशन शो हाई टेम्परेचर, वो सरफेस जिसमें से ज्यादा अच्छे से रेडिएशन इमिट होकर आ रही थी उन्होंने हाई टेम्परेचर शो किया। सरफेस बैड एट इमिटिंग रेडिएशन शो द लोअर टेम्परेचर, जिस सरफेस ने अच्छे से रेडिएशन को इमिट नहीं किया, ठीक है, वो जो है वो हमारे पास कम टेम्परेचर को शो कर रही थी। अब यहां से कुछ कंक्लूजन्स आए, कुछ रिजल्ट्स आए, वो जरा देख लीजिए बेटा। वो रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक ब्लैक सरफेस थी, एक डार्क कलर की सरफेस थी, एक व्हाइट कलर की थी और एक शाइनी सरफेस थी। ठीक है, इन चारों का आपने बिहेवियर जो है वो स्टडी किया। जब आपने इसके अंदर गर्म पानी डाल दिया, सबने रेडिएशन को इमिट किया, चारों तरफ आपने थर्मामीटर को प्लेस किया हुआ था और आपने चेक किया कि कौन सी बॉडी जो है वो किस तरह से बिहेव कर रही है। तो आपको यहाँ से जो रिजल्ट्स मिले वो क्या मिले बेटा? रिजल्ट्स ये मिले कि जो ब्लैक कलर था ना वो बहुत ही बेहतरीन एब्जॉर्बर और एमिटर था। उसने बड़े अच्छे तरीके से रेडिएशन को एमिट किया। और आपको मैंने बताया था जो अच्छे से एब्जॉर्ब करता है वही अच्छे से एमिट करता है। अच्छा एब्जॉर्बर अच्छा एमिटर भी होता है। ठीक है, अब इसने बहुत अच्छे तरीके से रेडिएशन को एमिट किया तो ये बहुत अच्छे तरीके से रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगा। बेस्ट एमिटर था, बेस्ट एब्जॉर्बर था। अब यहाँ पे कुछ केसेस जरा देख लीजिए। एक बेस्ट है, ठीक है, एक बैड है, एक गुड है, सॉरी, एक बेस्ट है, एक गुड है, एक बैड है और एक वर्स्ट है। 4 स्टेजेस। पहला बेस्ट, दूसरा गुड, तीसरा बैड और चौथा वर्स्ट यानी बदतरीन। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर है वो बेहतरीन या बेस्ट जो है वो आपके पास एब्जॉर्बर भी था, एमिटर भी था। अब अगर वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर भी है, ठीक है, बहुत अच्छा एमिटर भी है, ठीक है, तो फिर वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्लेक्टर का टोटली मतलब उलट है। अगर वो अच्छे से एब्जॉर्ब करता जा रहा है तो फिर रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा है ना। रिफ्लेक्ट का मतलब वापस भेजो उसको। अगर वो एब्जॉर्ब अच्छे से कर रहा है तो रिफ्लेक्ट फिर बुरे तरीके से करेगा। तो जितना अच्छा ये हमारे पास एब्जॉर्बर होता है उतना ही बुरा हमारे पास ये रिफ्लेक्टर होता है, इसलिए वर्स्ट रिफ्लेक्टर होता है ये। ठीक है, नंबर 2 पे ये हमने ऑब्जर्व किया कि जो डार्क कलर था उसके मुकाबले में, ब्लैक के मुकाबले में, ठीक है, अब जो डार्क कलर था वो भी अच्छे तरीके से रेडिएशंस को इमिट भी कर रहा था, एब्जॉर्ब भी कर रहा था, लेकिन इसकी जो जो रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी थी वो मतलब वर्स्ट नहीं थी, पर थोड़ी सी मतलब बैड कह सकते हैं आप। तो जो डार्क कलर होते हैं ये गुड एमिटर एंड गुड एब्जॉर्बर। देख लो इनमें फर्क क्या है। ब्लैक वाला बेस्ट एमिटर बेस्ट एब्जॉर्बर था, ये गुड एमिटर और गुड एब्जॉर्बर है। ठीक है, अब ये वाला जो था वो आपका वर्स्ट बदतरीन रिफ्लेक्टर था और जो ये वाला है ये आपका बैड रिफ्लेक्टर है। इसी तरह से फिर आपकी जो व्हाइट सरफेस है, व्हाइट सरफेस जो है वो आपकी बहुत ही आप कह लें कि भाई बुरी एमिटर थी और एब्जॉर्बर थी। व्हाइट कलर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं किया था उसने ना। वो अगर वो अच्छा एब्जॉर्ब नहीं करता तो जाहिर सी बात अच्छा वो एमिट भी नहीं करता। ना अच्छा एब्जॉर्बर था ना ही वो अच्छा एमिटर था। हाँ, लेकिन रिफ्लेक्टर की बात करें तो वो गुड रिफ्लेक्टर था। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे आ रही शाइनी सरफेस थी। अब जो शाइनी सिल्वर सरफेस है बेटा, ये ऐसी सरफेस थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके से इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और एमिट भी किया। अगर एमिट बुरे तरीके से किया तो जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब भी बुरे तरीके से करेगी। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा एमिटर होता है उतना अच्छा वो एब्जॉर्बर भी होता है। तो जो शाइनी सरफेस है, ये शाइनी सिल्वर सरफेस है बेटा, ये आपके पास वर्स्ट किस्म की एब्जॉर्बर और एमिटर थी, लेकिन जो रिफ्लेक्टर थी वो बेस्ट थी। अब जरा ध्यान करना, ब्लैक, डार्क, व्हाइट और सिल्वर। अगर बात करें इसकी क्या कहते हैं जी, इसको एमिटर के हवाले से या एमिशन के हवाले से, जो कितने अच्छे से वो रेडिएशन को एमिट करती हैं, तो ये ब्लैक आपका बेस्ट एमिटर है। ये जो डार्क कलर है ये आपका गुड एमिटर है। जो व्हाइट कलर है वो आपका बैड एमिटर है और जो सिल्वर है वो आपका वर्स्ट एमिटर है। समझ गए? अब इसका उलट लेके चलो जी, इसमें जो है वो जो नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्टर। अब जो बहुत अच्छा एमिटर है तो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा। अब अगर अच्छा एब्जॉर्बर है तो रिफ्लेक्ट तो फिर नहीं करता ना, क्योंकि बात तो एक हो सकती है, या तो ये ठीक है या गलत है ना। या तो ये एब्जॉर्ब करता है या वापस भेजता है। अगर वो अच्छा एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्ब करता है, तो फिर वापस तो नहीं भेज रहा ना, तभी तो वो अच्छा एब्जॉर्बर है, इसलिए वो वर्स्ट रिफ्लेक्टर है। अब देखो डार्क कलर, ये हमारे पास जो है वो गुड एब्जॉर्बर था, इसलिए ये बैड, ये देखो ये अब वर्स्ट था, वर्स्ट से बैड पे आ गया। बैड के बाद फिर ये जाएगा इस पे, किधर गया जी, बैड के बाद कहाँ गया, हाँ गुड पे आ गया। गुड के बाद फिर आ गया बेस्ट के ऊपर, उल्टा चला। ये आपका बेस्ट, गुड, बैड, वर्स्ट, ये गया वर्स्ट
और उसके बाद बैड, फिर गुड और फिर बेस्ट। ठीक है बेटा। शाइनी सिल्वर कलर जो थी उसने बड़ी अच्छी तरीके से इसको रिफ्लेक्ट बैक किया। ठीक है, इसी वजह से जो कारों की जो विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर जो शेड हम डालते हैं वो सिल्वर कलर का डालते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है और लाइट को, ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।